Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we are going to discuss the case studies of second chapter, that is Principles of Management. Hello students, let's discuss some more case studies questions from chapter number 2, that is Principles of Management. So let's start without wasting time. The first case study question is: in your school, you observe that books are kept in office, chalks are in the library, and office record in staff room. ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल में आपने ऑब्जर्व किया, देखा कि बुक्स तो पड़ी हैं ऑफिस में, चौक हैं लाइब्रेरी में, और ऑफिस रिकॉर्ड पड़ा है स्टाफ रूम में. तो प्रॉपर सिस्टम नहीं है यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है उसका? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर एंड वाई. तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे वायलेट हो रहा है? अपना एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. वो कहता है कि प्रॉपर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे रखी होनी चाहिए और जब ज़रूरत हो तो वो उस प्लेस पे पाई जानी चाहिए. तो उसी की कमी यहाँ पे लग रही है. चौक लाइब्रेरी में पड़े हैं जबकि लाइब्रेरी में बुक्स होनी चाहिए, बुक्स लाइब्रेरी के बजाय ऑफिस में पड़े हैं. तो ये सिस्टमेटिक है, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है. सो लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज देयर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड. सेकेंड क्वेश्चन इसने डाला है: हाउ विल दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव. ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्कूल्स ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड. ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं अचीव हो पाएंगे, एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं अचीव हो पाएंगे इस प्रिंसिपल की कमी के कारण. और तीसरा पूछा है उसने: एज ए मैनेजर व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग. तो ये जो गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप मैनेजर होते तो आप क्या करते? तो आप एज मैनेजर कोई भी उन जो मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई करवाएगा, बुक्स लाइब्रेरी में अरेंज करवाएगा, बोल के वर्कर्स को लाइक, और जो फाइल्स वगैरह हैं वो ऑफिस में रखवाएगा, और जो चौक वगैरह हैं वो स्टाफ रूम में रखवाए जा सकते हैं. तो प्रॉपरली अरेंजमेंट करेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अप्लाई करेगा कोई भी मैनेजर. तो ये तीसरे का आंसर हो सकता है. सो दीज आर द आंसर्स. सेकेंड वन इज: the production manager of an automobile company asked the foreman to achieve a target production of 200 scooters per day. प्रोडक्शन मैनेजर ने ऑटोमोबाइल कंपनी के ने अपने फोरमैन को बोला 200 स्कूटर एक दिन में प्रोडक्शन करना है, टारगेट दे दिया उसको 200 स्कूटर प्रोड्यूस करवाने का. बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी ऑफ रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट. अथॉरिटी दी नहीं, टूल्स वगैरह मटेरियल्स वगैरह स्टोर डिपार्टमेंट से ले सके, तो टारगेट दे दिया, अथॉरिटी नहीं दी. कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ़ ही नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट. तो क्या उसे ब्लेम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपना एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. भी अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, वो काम तभी कर पाएगा. सो इसका क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द सिचुएशन. तो पहला तो आंसर हो जाएगा कि उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता बिकॉज उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी है. अब फिर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उससे रिलेटेड हो गया उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, responsibility means obligation of someone to complete the given task on time. Here Fuel says that there should be a balance between authority and responsibility. Both should be equal. Authority should be equal to responsibility. It should not be more than the responsibility, or it should not be less than the responsibility. If authority will be more than the responsibility, then the worker may misuse that authority, and if authority will be less than responsibility, then worker will not be able to complete the given task on time. So क्या कह रहा है कि भी एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो वो मिसयूज करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, अथॉरिटी कम है तो वो कर नहीं पाएगा. तो एक बैलेंस होना चाहिए, ये कहता है ये प्रिंसिपल. सो ये इसके आंसर हो गए. थर्ड क्वेश्चन है: सोनिया लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स. ऑटो कंपोनेंट बना रही है सोनिया लिमिटेड.
लेटली इट्स बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर कार्स, बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है कार की डिमांड के कारण। कंपटीशन वाज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, दूसरी कंपनियाँ आ रही होंगी। इट इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इंटैक्ट द कंपनी डायरेक्टेड इट्स वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम करने के लिए बोला कंपनी ने, बट दिस रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई इससे, ओवर टाइम करने से। क्या प्रॉब्लम आई? अभी तक क्या कंक्लूजन निकला है? बिसोनिया लिमिटेड कार बनाने की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स बनाने की कंपनी है, और बिजनेस एक्सपेंड हो रहा था और कंपटीशन बढ़ रहा था। अब कंपनी ने डिमांड को पूरा करने के लिए अपने वर्कर्स को ओवर टाइम करने के लिए डायरेक्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया। इससे क्या प्रॉब्लम आई, आगे वो बता रहा है। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ वर्क द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स डिक्लाइन, तो ज़्यादा प्रेशर उन पे काम का पड़ गया, ओवर टाइम करना पड़ा, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो घट गई। समटाइम्स द सबॉर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, और कई बार तो एक से ज़्यादा सुपीरियर्स के नीचे वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को काम करना पड़ा। द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन हो गए, इस वजह से चिड़चिड़े हो गए, लाइक ज़्यादा प्रेशर की वजह से। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड करेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन, तो जो टीम वर्क था वहाँ पे, जो मेन फीचर थी कंपनी की, वो फीका पड़ गया, ख़त्म हो गया मतलब। अब पूछा क्या है उसने, आइडेंटिफाई द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल विच वर बिगिन वायलेटेड, कोटिंग द लाइन्स, लाइन कोट करके बताना है कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुए हैं। तो लास्ट की जो 2-3 लाइन हैं उन्हीं में आया है, शुरू में तो कोई प्रिंसिपल आया नहीं, उसने बताया है जस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है और कार बना रही है और कार की डिमांड बढ़ी, वर्कर्स को ओवर टाइम करने के लिए बोला, वहाँ तक कोई प्रिंसिपल नहीं है। अगले पैरे में प्रिंसिपल्स हैं, ये जो है समटाइम्स द सबॉर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो रहा है, एक को एक से ही कमांड मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे कई बार सबॉर्डिनेट्स को एक से ज़्यादा से कमांड मिल रही है, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हुआ। वर्कर्स बिकमिंग इनडिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे वायलेट हुआ। और तीसरा द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, तो लास्ट प्रिंसिपल जो है एस्पिरिट द कॉर्प्स, कि भी यूनियन इज स्ट्रेंथ, मिलजुल के काम करना चाहिए, आई की जगह वी का प्रयोग करना चाहिए मैनेजर्स को, तो एस्पिरिट द कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है। 3 प्रिंसिपल वायलेट हुए हैं, ये समटाइम्स द सबॉर्डिनेट वाली लाइन से पता चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो रहा है, वर्कर्स बिकमिंग इनडिसिप्लिन वाली लाइन से पता चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे मिस हो रहा है, और जो द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड करेक्टराइज्ड वाली पूरी लाइन से पता चल रहा है एस्पिरिट द कॉर्प्स वायलेट हो रहा है। तो ये लाइनें भी लिखनी है रिलेटेड प्रिंसिपल से के रिगार्डिंग जो लाइन है, और प्रिंसिपल का नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th क्वेश्चन इट इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हॉर्स लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स ए सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्शन मैनेजर ने सेल्समैन को सेलिंग में स्लो होने के लिए बोला कि भी धीरे धीरे बेचो, आप ज़्यादा जल्दी जल्दी में मत बेचो। तो वो प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है नहीं बना पा रहा होगा जितनी जल्दी वो सेल कर रहा था, तो उसने बोल दिया सेल्समैन को धीरे धीरे आप चलो, स्लो करने के लिए उसको बोल दिया। वेयर द मार्केटिंग मैनेजर इज इंसिस्टिंग ऑन फास्ट सेलिंग, अब मार्केटिंग मैनेजर उसको फास्ट सेलिंग के लिए बोल रहा है, जल्दी जल्दी बेचने के लिए बोल रहा है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड इन दिस केस, तो कौन सा हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो रहा है। एक तो कह रहा है स्लो चलो प्रोडक्ट सेलिंग में, एक कह रहा है फास्ट चलो, तो एक से ज़्यादा से ऑर्डर मिल रहा है सेल्समैन को, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनिका एंड प्रियंका आर टाइपिस्ट इन ए कंपनी हैविंग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, 2 एम्प्लॉयज़ हैं कनिका प्रियंका, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टाइपिस्ट हैं, सेम पोस्ट है दोनों की। कनिका गेटिंग 16,000 पर मंथ, प्रियंका गेटिंग 10,000 पर मंथ एज सैलरी फॉर सेम वर्किंग आवर, सेम काम है, सेम पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन है। कनिका को दिए जा रहे हैं 16,000, प्रियंका बेचारी ले रही है 10,000 रुपये महीना। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन दिस केस, सो प्रिंसिपल ऑफ
इक्विटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, रेमुनरेशन का नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन मिस हुआ लिख देते हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे मिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी बेस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में, जेंडर के बेस पे और मेल फीमेल के बेस पे किसी भी तरह की कोई कास्टिज्म वगैरह तो नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे साफ बायसनेस दिख रही है। सेम पोस्ट है, टाइपिस्ट है दोनों, सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सेम वर्कलोड है, सारे वर्किंग आवर सेम्स है, फिर भी सैलरी में बायसनेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वाला, ऋषभ ए मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल्स passing on instructions regarding his department and also the other departments. Which principle of management is being overlooked? तो ऋषभ एक मैनेजर है, अपने सभी लेवल्स के साथ बात करता है, वो इंस्ट्रक्शंस पास आउट करता है दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसे ही। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है, ओवरलुक हो रहा है, वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the management and workers have entered into an agreement that workers will do overtime. मैनेजमेंट और वर्कर्स में एग्रीमेंट हुआ है, वर्कर्स ओवरटाइम करेंगे टू कवर अप लॉसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के लॉसेज को कवर करने के लिए ओवरटाइम करेंगे वर्कर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। इन रिटर्न, बदले में मैनेजर विल इंक्रीज द वेजेज, मैनेजर उनकी मजदूरी बढ़ा देगा, ऐसी बात हुई है दोनों में। बट मैनेजमेंट लेटर रिफ्यूज टू इंक्रीज द वेजेज, बाद में मैनेजमेंट मुकर गई, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं बढ़ाएंगे। नेम द प्रिंसिपल वायलेटेड इन दिस सिचुएशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे वायलेट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं दैट शुड नॉट बी अप्लीकेबल ऑन सबॉर्डिनेट्स, दिस शुड ऑल्सो बी अप्लीकेबल ऑन सुपीरियर्स। तो यहाँ पे सुपीरियर्स नहीं मान रहे, मैनेजर्स नहीं मान रहे, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे वायलेट हो रहा है। सभी पे अप्लाई होना चाहिए बट वो नहीं उसको मान रहे हैं। नेक्स्ट है एट्थ वाला, इन सिमरन लिमिटेड एन एम्प्लॉई हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी, एम्प्लॉई का ऑब्जेक्टिव है अपनी सैलरी बढ़वाना, बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट अ कम्पिटिटिव कॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अपना मैक्सिमाइज आउटपुट बढ़ाना कम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर ए वाइल, डिस्प्यूट हो गया। एम्प्लॉई का तो मेन ऑब्जेक्टिव है सैलरी बढ़वाना और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन बढ़ाना लोअर कॉस्ट पे, कम्पिटिटिव कॉस्ट पे। इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट वाज गिवन प्रायोरिटी और एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, तो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी गई एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट के बजाय। नेम द प्रिंसिपल रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी ओवर एंड अबोव, सुपरसेट वी कैन से, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुपरसेट, सबसे ऊपर रहना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट से भी ऊपर रहना चाहिए। सो यहाँ पे बात हो रही है उसी चीज़ की। नेक्स्ट है, राधिका ओपन्स ए ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स ऑफ ज्वेलरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करके शोरूम खोल लिया जयपुर में। सी हैज़ एम्प्लॉयड 11 पर्सनस इन हर शोरूम, 11 आदमी लगा रखे हैं शोरूम में, 11 वर्कर्स लगा रखे हैं। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी सी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉई इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज जॉब, काम बांट रखा है छोटे छोटे पार्ट में, हर एक जो वर्कर है वो स्पेशलाइज है अपने काम में, काम बांट के देंगे तो जाहिर सी बात है डिवीजन ऑफ वर्क वाला यहाँ पे हो गया, वे स्पेशलाइज होगा हर एक एम्प्लॉय अपने काम में, वर्कर अपने काम में। सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज ए डील विद बायर बाय गिविंग ए मैक्सिमम ऑफ 10%, जो सेल्समैन है उनको 10% डिस्काउंट देने के लिए अलाउ कर रखा है, अथॉरिटी दे रखी है। whereas decision to given the further discount rest with राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी, बट उससे ऊपर डिस्काउंट देनी है तो राधिका से पूछना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी जो है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं ऊपर, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, बांटा जाता है, स्पेशलाइज होंगे उससे। फिर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोल सकता है कि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है तो 10% डिस्काउंट देने की भी अथॉरिटी दे रखी है उसको।
और जो डिसीजन वाला था एक था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, वो यहाँ पे है। वेयर एज द डिसीजन टू गिवन एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद राधिका, भी और डिस्काउंट देने का जो मैटर है वो राधिका के पास है, फाइनल अथॉरिटी है वो। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रिंसिपल है, क्या कहता है कि भाई बैलेंस होना चाहिए, सारी जो मेन हैं वो खुद सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारे जो मैटर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं रहने चाहिए, मेन जो मैटर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, और लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए, नीचे सौंप देने चाहिए। तो राधिका ने जो मेन मैटर है 10% से ऊपर डिस्काउंट देने का, वो अपने हाथ में रखा है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन 3 प्रिंसिपल अभी तक आए हैं, बाकी देखेंगे क्वेश्चन क्या है इसका। In the earlier days of starting of the business, 5 of our employees were asked to put in extra hours of work. पहले शुरुआत के दिनों में 5 जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए बोला गया। In return, she had promised to give them a special incentive within a year. तो बदले में उनको स्पेशल इंसेंटिव 1 साल के अंदर देने के लिए प्रॉमिस किया राधिका ने। Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus. कैश बोनस दे दिया एम्प्लॉयज़ को, जो भी 5 उसने ओवर टाइम कराया था। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, तो वो भी फॉलो कर रही है एम्प्लॉयज़ के साथ साथ। तो 4 प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? However, when it comes to setting the conflict among the employees, she tends to be more biased towards her female employees. ये यहाँ पे हो गया। जब बात आई कन्फ्लिक्ट वगैरह सोल्व करने की, तो वो जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा बाइस्ड देखिए, ज़्यादा पक्षपात कर रही है, मतलब वो मेल फीमेल के साथ। अब क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स जो उसने अप्लाई किए। तो ऊपर जो आए थे डिवीजन ऑफ वर्क का था, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का था, डिसिप्लिन का था, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी था, जो 10% वाली डिस्काउंट का दे रखा है। तो ये 4 लिखे जा सकते हैं जो है। दूसरा पूछा है इसने, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच बीइंग वायलेटेड। लास्ट वाली लाइन में वायलेट हुआ है एक, जो बायसनेस दिखा रही है। इक्विटी वाला यहाँ पे वो वायलेट कर रही है। मेल फीमेल वर्कर्स में लास्ट वाली लाइन जो आई थी 2, उसमें वो बायसनेस कर रही है मेल फीमेल में, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट हुआ है। तो ये हो गया दूसरे वाले का आंसर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेटेड। When it comes to setting the conflict among employees, she tends to be more biased towards her employees, that is principle of equity. Radhika is equity, so equity वाले principle violate हो रहा है। और क्या लिखा है इसने? वन इफेक्ट ऑफ वायलेशन, तीसरे में पूछा होगा कुछ। स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज पार्ट बी। तो जो इक्विटी वाला वायलेट हुआ है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? डिससेटिस्फैक्शन होगा वर्कर्स के बीच में, ये मेन हो गया, मेल फीमेल जो वर्कर्स हैं बायसनेस कर रही है, तो जिसके साथ बायसनेस हो रही है वो डिससेटिस्फाई होगा वर्क से, ये इफेक्ट हो गया। दूसरे वर्कर्स भी देख के उनको डिससेटिस्फाई होंगे, कम काम करेंगे, तो इस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं।